Hello friends, in this video I will be talking about real estate. Now, there's one question, why would anyone invest in real estate? Let's check the reasons. First one, potential long-term capital appreciation. Now, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब है अगर आज आपने कोई घर 1 करोड़ में लिया तो आफ्टर से 15 to 20 years बहुत गेन हो जाएगा उस पर, शायद वो 3 करोड़ 3.5 करोड़ का हो जाएगा. सो देर इज़ अ गुड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल. इनकम जनरेशन मतलब फिक्स्ड रेंट कैन लेसन द कैश फ्लो इफेक्ट्स फ्रॉम इकोनॉमिक शॉक्स. मतलब कि अगर आपने वो घर रेंट पे दे दिया तो आपको एक फिक्स्ड कैश फ्लो आने ही वाला है. फिर अगर आपके इकोनॉमी में कुछ भी हो, लाइक फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोई भी टाइप का इकोनॉमिक शॉक हो, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यू हैव सम फिक्स्ड इनकम. नेक्स्ट, इन्फ्लेशन हेजिंग थ्रू रेंट. सी, इफ़ यू हैव नोटिस्ड जो भी रेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ सम शॉप इज़ वर्थ से 30,000 पर मंथ ऑफ रेंट, तो वो 30,000 पर मंथ है ना, एक ही साल के लिए रहेगा. उसके बाद उसके ऊपर 5% और 10% इंक्रीमेंट होता है. सो ऑलवेज जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये रेंट भी ज़्यादा मिलते जाएगा. सो इन्फ्लेशन हेज है. Fourth, less than perfect correlation with other asset classes. This will always be a risk diversifier. Now, risk diversification कैसे मिलेगा? तो अगेन द सेम रीज़न, अगर लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन है तो नॉट नेसेसरी कि अगर एक एसेट क्लास गिर रहा है तो रियल एस्टेट भी गिरेगा या उतने से ही गिरेगा. सो देर इज सम रिस्क डाइवर्सिफिकेशन. लास्ट रीज़न इज इनडिविजिबल और यूनिक प्रॉपर्टी. इनडिविजिबल मतलब कि कोई रियल एस्टेट है उसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते. अगर एक ऑफिस है तो उसको तुम 2 पार्ट में नहीं कर सकते. एंड यूनिक का मतलब होता है नो टू प्रॉपर्टीज आर अलाइक अनलेस यू मेक इट अलाइक. सो ये एक क्वालिटेटिव एडवांटेज है. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टाइप्स एंड कैटेगरीज. क्या क्या टाइप्स है ये रियल एस्टेट के अंडर? फर्स्ट वन इज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, सेकेंड इज कमर्शियल प्रॉपर्टी, then there is REIT, Real Estate Investment Trust, which is something new, you will be studying it today. MBS, mortgage backed securities, which you have studied in fixed income. Shares of real estate companies. Shares of real estate companies, again it is a type of real estate investment only. And timberland and farmland. इक्विटी और डेट के हिसाब से अगर इसको क्लासिफाई करें तो प्राइवेट मतलब कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी मतलब कि सीधा सीधा ओनरशिप मिलेगा. सो डायरेक्ट सोल ओनरशिप मतलब कि सीधा सीधा आप ही घर बाय कर लो तो यू विल बी द डायरेक्ट ओनर. और थ्रू अ जेवी, जॉइंट वेंचर और अ पार्टनरशिप. अगर डेट लेके करना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देन यू कैन गो फॉर मॉर्टगेज. अगर एक घर लेना है तो बैंक से लोन लो, वही घर को गिरवी रखो, मेक इट एज अ सिक्योरिटी एंड देन यू कैन बाय द होम. और कंस्ट्रक्शन लेंडिंग. व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन लेंडिंग? तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है यू कैन लेंड इट फॉर कंस्ट्रक्शन, तो जो भी उसके ऊपर प्रॉपर्टी बनेगा उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट, public or indirect investment in equity would be shares of REIT or shares of real estate companies. Now, real estate company, say for example, Oberoi Builders. Now, if you want to gain exposure to real estate, you can buy the stock of Oberoi Realtors or shares of REIT. What is an REIT? So in short, if you know how mutual funds work, it is exactly the same. You all are the investors. You would invest in something known as real estate investment trust, and this REIT ahead will invest in properties, buildings, land, etc. So it is just like a mutual fund but for real estate investments. And in debt and public category, there are MBS, which is RMBS or CMBS, mortgage backed securities में residential हो या commercial हो, और CMO, collateralized mortgage obligations. All these three you've studied in fixed income. We'll again come across these in this chapter. First, let's start with residential property.
So many individuals or families own a real estate, हाउस और अपार्टमेंट्स, दैट इज डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सीधा सीधा ओनरशिप. मेनी प्रॉपर्टीज आर परचेज आउट ऑफ बोरोड फंड्स, मतलब कि डेट लेके, विच इज नोन एज मॉर्टगेज. इसमें होता क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको ओरिजिनेटर या लेंडर बोलना है, ओरिजिनेटर या लेंडर, दे विल लेंड फंड्स टू द बोरोअर, मतलब के होम बायर, एंड सिक्योरिटी विल बी द हाउस. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर आपने पैसा पे नहीं किया तो ये घर उसका हो जाएगा. इन द अबव सिचुएशन द लेंडर हैज मेड डायरेक्ट डेट इन्वेस्टमेंट. डायरेक्ट डेट का मतलब क्या है, लेंडर ने आपको कुछ तो भी लोन दिया है, वो लोन से आपने घर लिया है, तो इट इज डेट इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रॉपर्टी. Lender can either hold the loan or on its balance sheet or securitize it and offer to the financial markets in the form of RMBS. If you remember, एक borrower होता है जिसने पैसा लिया है ओरिजिनेटर से. ओरिजिनेटर कौन है, बैंक. ये बैंक क्या करती है पता है, ये लोन को सिक्योरिटाइज कर देती है और RMBS के थ्रू इन्वेस्टर से पैसा लेती है. इन फिक्स्ड इनकम यू हैड स्टडीड समथिंग लाइक दिस. एक बोरोवर है, फिर एक बैंक है, फिर एक SPE है विच इज द सिक्योरिटाइजिंग कंपनी, एंड देन देर आर इन्वेस्टर्स. आइदर वेज ये जो बैंक क्या कर रहा है, वो सिक्योरिटाइज कर रहा है अपने ही मॉर्टगेज को, एंड ये जो हाउस है, जो सिक्योरिटी है, अब ये जो भी मॉर्टगेज का लोन है उसके ऊपर किसका हक है, इन्वेस्टर्स का. In short, residential mortgage-backed securities are backed by the collateral pool of mortgages. तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है. Either you buy a home directly or you can borrow some funds from the bank and then go for the house. इसमें जो बैंक है उसने भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि उसने आपको लोन दिया है और आपने इन्वेस्ट किया है. कमर्शियल प्रॉपर्टी. So first characteristic is that investors are heavy net worth or high net worth individuals, HNI बोलते हैं उसको, और some institutional funds, क्योंकि commercial property का प्राइस ज़्यादा होता है रेसिडेंशियल से. एम इज टू अर्न रेंटल इनकम. अगर उसमें रहना है तो वो रेसिडेंशियल हो गया, अगर आपको रेंट चाहिए तो वो कमर्शियल हो गया. कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ कॉस्टली. लॉन्ग टर्म होराइजन, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी 1 साल के लिए नहीं लेगा, मिनिमम 5 to 6 years के लिए होगा. लिमिटेड लिक्विडिटी नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, आपको ये जो प्रॉपर्टी आपने लिया है वो आपको अभी 1-2 साल में बेचना नहीं पड़े, ऐसा नीड होना चाहिए. इट शुड बी फॉर अ लॉन्गर टर्म, और लिक्विडिटी का नीड नहीं होना चाहिए. अदरवाइज क्या हो गया, अगर लिक्विडिटी का नीड है तो आप इक्विटी या बॉन्ड्स में भी डाल सकते हो. Success of this commercial property will depend on professional and experienced management of properties. ये प्रॉपर्टी को अच्छे से मैनेज कर रहे हो कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. एंड रियल एस्टेट मार्केट एंड द अदर इकोनॉमिक कंडीशंस, पूरा रियल एस्टेट का मार्केट कैसा है, अगर वो मार्केट में ही डाउनफॉल है तो माइट एज वेल योर प्रॉपर्टी विल लूज सम वैल्यू. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स. इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टाइप्स. सही, नाउ डायरेक्ट में क्या था, तुमने सीधा सीधा एक घर बाय कर लिया था. नाउ इनडायरेक्ट देयर इज REIT. REIT मतलब क्या, जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड फॉर रियल एस्टेट, so that will be indirect equity investment. And CMBS, commercial mortgage backed securities, which will be indirect debt investment. Why is it indirect debt investment? अगर आप कोई CMBS में इन्वेस्ट करते हो तो इट इज बैक्ड बाय सम मॉर्टगेज, मतलब कि डेट, तो डेट पीछे है उसके. REIT का एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला REIT में, REIT ने आगे पैसा डाला है, ऑफिस बाय किया, मॉल बाय किया, होटल बाय किया, शॉप लिए, मॉर्टगेजेस लिए, उसने खुद ने MBS में इन्वेस्ट किया. इन शॉर्ट ये REIT क्या कर रहा है, अलग अलग रियल एस्टेट के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है और उसमें इन्वेस्ट कर रहा है आपका पैसा. So it usually distributes income at least 90% among the investor in the form of dividends. ये REIT ने जो भी पैसा यहाँ से कमाया वो आगे 90% पास ऑन कर देगा इन्वेस्टर्स को, और जो भी उसने बीच में काटा है वो उसका फीस रहेगा. Then mortgage backed securities. See the diagram in part A of RMBS. RMBS में आपने क्या देखा, एक बोरोवर है, फिर आता है बैंक, फिर
SPE एंड देन इन्वेस्टर्स। तो ये जो SPE और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, इसमें क्या होता है, SPE RMBS इशू करेगा और इन्वेस्टर्स उसको पैसा देगा। Investors in MBS have a claim over cash flow from the pool of asset collateral। मतलब ये जो बोरोवर है ये अभी EMI जो पे करेगा वो SPE को पे करेगा और SPE आगे इन्वेस्टर को पे करेगा। They earn fixed income मतलब कि इंटरेस्ट आउट ऑफ द पेमेंट्स मेड बाय होम ओनर्स RMBS या तो टेनेंट्स फॉर CMBS। ये जो बोरोवर है, अगर RMBS रेसिडेंशियल का बात चल रहा है तो ये बोरोवर कौन होगा, होम ओनर होगा। बट अगर ये CMBS का केस है, कमर्शियल, तो कमर्शियल में ये जो बोरोवर है वो तो प्रॉपर्टी का ओनर है, बट बोरोवर को पैसा किधर से आएगा, टेनेंट्स के पास से। सो इट डिपेंड्स ऑन द टेनेंट्स, टेनेंट्स पैसा टाइम पे कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, टिम्बरलैंड एंड फार्मलैंड। टिम्बरलैंड क्या करता है, तो टिम्बरलैंड में टिम्बर ग्रो होता है, वुड। फार्मलैंड में सब कुछ होता है, तो फार्मलैंड में क्रॉप्स होता है, वाइन्स होता है, वगैरह वगैरह। टिम्बरलैंड और फार्मलैंड में बहुत सारा डिफरेंसेस है। तो प्राइमरी रिटर्न ड्राइवर्स, ये जो रिटर्न मिलता है ये दोनों से, उसको कौन ड्राइव करता है, तो टिम्बरलैंड में आएगा बायोलॉजिकल ग्रोथ, कमोडिटी प्राइसेस एंड लैंड प्राइस। बायोलॉजिकल ग्रोथ, कितना ग्रोथ हो रहा है वो लैंड पे। कमोडिटी प्राइसेस मतलब कि ये जो टिम्बर है उसका क्या प्राइस अप डाउन हो रहा है, एंड जो लैंड है उसका प्राइस। फार्मलैंड में क्या क्या प्राइमरी रिटर्न ड्राइवर्स है, तो हार्वेस्ट क्वांटिटी, बहुत सारे क्रॉप्स है, बहुत सारा वाइन्स है, तो जो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं और फिर बेचते हैं, उसका क्या क्वांटिटी आया, दैट विल बी डिसाइडिंग द रिटर्न ऑन इट। फिर कमोडिटी प्राइस और लैंड प्राइस सेम होगा, कमोडिटी प्राइस एंड लैंड प्राइस विल बी सेम फॉर टिम्बरलैंड एंड फार्मलैंड। अगर वो दोनों प्राइस बढ़ता है तो इट इज बेटर फॉर द इन्वेस्टर। एडवांटेजेस क्या है दोनों के, तो टिम्बरलैंड जो है इट विल एक्ट एज अ फैक्ट्री एज वेल एज अ वेयर हाउस। फैक्ट्री और वेयर हाउस में क्या फ़र्क होता है, तो सिंस द वुड विल बी हार्वेस्टेड ओनली व्हेन नीडेड, मतलब कि ये जो लैंड है उसके ऊपर जो वुड या टिम्बर जो ग्रो हुआ है वो तब तक वहीं पे रहेगा जब तक उसका नीड नहीं आ जाता। मतलब फैक्ट्री इन द सेंस वुड वहाँ पे ग्रो हुआ है, वेयर हाउस मतलब वो वुड वहीं पे रहेगा, वो स्टोरेज एरिया ही है उसका, अनलेस देर इज सम ऑर्डर। अगर वुड का ऑर्डर आता है तभी हम वुड को काटेंगे। एडवांटेज ऑफ फार्मलैंड क्या है, तो इट प्रोवाइड्स हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ड्यू टू कमोडिटी प्राइसेस चेंजेस। अभी कमोडिटी का प्राइस जब भी चेंज होता है तो इन्फ्लेशन जो होता है, फॉर एग्जांपल 5% का अगर इन्फ्लेशन है, आज कोई चीज़ $100 में मिल रहा है तो कल $105 में मिलेगा। तो ये जो कमोडिटी का प्राइसेस होता है ना, इट इज़ हेवीली लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन का एक हेज मिल जाता है। हार्वेस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी, हार्वेस्टिंग मतलब ये क्रॉप को कभी आपको कट करना है या ये टिम्बर को कभी कट करना है, तो इट विल बी वेरी हाई, क्योंकि टिम्बरलैंड में देखो वुड जो है ना वो सड़ता नहीं है, वो सालों साल उधर रहेगा तो भी चलेगा, बट क्रॉप्स है ना वो सड़ जाते हैं, तो इट विल बी लो फॉर फार्मलैंड। वुड विल बी हार्वेस्टेड ओनली व्हेन प्राइसेस आर हायर, जब भी अच्छा भाव मिलता है तभी ही वुड को सप्लाई करेंगे। हाउएवर क्रॉप्स नीड टू बी हार्वेस्टेड व्हेन राइप, वो क्रॉप जब भी राइप हो जाता है तभी उसको काटना ही पड़ेगा और बेचना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, रियल एस्टेट परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है रियल एस्टेट का, जैसे स्टॉक के लिए आपके पास ग्राफ आते हैं अलग अलग प्राइस के, वैसे ही रियल एस्टेट के लिए ऐसा कुछ हार्डली होता है। तो वेरियस रियल एस्टेट इंडेक्सेस या वी कॉल इट इंडाइसेस आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस। अप्रेजल इंडेक्स करके कुछ होता है, रिपीट सेल्स इंडेक्स एंड REIT इंडेक्स, तीन टाइप के इंडेक्स है। Appraisal index first, it uses estimates of values as inputs। estimate of values मतलब आगे जाके ये प्रॉपर्टी का क्या प्राइस होगा वो हिसाब से एक इंडेक्स बनता है। Experts compare sales annually and estimate the appraisal in the real estate values। It is quite subjective and understates the volatility। इसमें क्या होता है, अगर आज आपको लगता है एक घर 1 करोड़ का है, नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू 1 करोड़ 2 लाख, फिर 1 करोड़ 5 लाख, फिर 1 करोड़ 50 लाख, वट एवर एस्टिमेट यू आर डूइंग, वो एस्टिमेट का आप एक इंडेक्स बना दोगे, तो इट इज ऑलवेज वेरी सब्जेक्टिव। रिपीट सेल्स इंडेक्स, इट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग प्राइस ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर सोल्ड रिपीटेडली। अगर मैंने आज एक घर 1 करोड़ में बेचा, नेक्स्ट
वही बायर ने अब आगे वही घर को बेचा है से 1 करोड़ 10 लाख में, फिर नेक्स्ट बायर ने वही घर वापस 1 करोड़ 20 लाख में बेचा, ऐसा रिपीट सेल्स हो रहा है एक ही प्रॉपर्टी का, उसके हिसाब से उसका इंडेक्स बनेगा। तो इंडेक्स स्टार्ट होगा 1 करोड़ से, देन इट विल बी इंक्रीज टू 1 करोड़ 10 लाख, देन 1 करोड़ 20 लाख एंड सो ऑन। It suffers from sample selection bias. Sample selection bias since few properties don't represent the whole of the market. ये पूरा मार्केट है, अभी आप एक ही प्रॉपर्टी को रिपीट सेल कर रहे हो तो वो एक प्रॉपर्टी पूरे मार्केट को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, तो वो इट इज़ अ बैड सैम्पल। हायर नंबर ऑफ सेल्स मतलब कि इंडेक्स विल बी मोर रिलायबल। अगर ज़्यादा सेल्स हो रहा है ना प्रॉपर्टी का तो ये इंडेक्स को हम रिलाई करेंगे। नेक्स्ट REIT इंडेक्स। REIT क्या होता है? इट इज़ लाइक अ म्यूचुअल फंड। अब ये REIT जो है ना उसका शेयर्स लिस्टेड होता है, तो इसका प्राइस तो अपने को ऐसे ही मिल जाएगा। इट यूजेज द प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ REITs दैट आर पब्लिकली ट्रेडेड। द मोर फ्रीक्वेंटली द शेयर्स ट्रेड द मोर रिलायबल इज द इंडेक्स। मतलब जितना ज़्यादा लिक्विडिटी है, जितना ज़्यादा सेल्स हो रहा है या REIT के शेयर्स का, उतना ज़्यादा वो रिलायबल हो जाएगा। नेक्स्ट, रियल एस्टेट बेनिफिट्स एंड रिस्क्स। पहला बेनिफिट, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बाय इंक्लूडिंग रियल एस्टेट इन द पोर्टफोलियो, एंड सेकेंड इज इन्फ्लेशन हेज। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन तो मिलने ही वाला है क्योंकि लो कोरिलेशन होता है, एंड इन्फ्लेशन हेज मिल जाएगा कि एवरी ईयर जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा रियल एस्टेट का प्राइस भी बढ़ते जाएगा। बट रिस्क बहुत सारे हैं। फर्स्ट रिस्क, लार्जर साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी घर 1-2 लाख में नहीं मिलता है, लार्ज साइज होता है उसका इन्वेस्टमेंट का। गवर्नमेंट रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन ओनरशिप। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई अलग गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से आप इतने से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, या आप ये एरिया में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। इललिक्विड इन्वेस्टमेंट है। इललिक्विड का मतलब क्या? आज घर लिया तो 5-6 दिन में उसको बेचना है तो वो नहीं बिकेगा। इंटरेस्ट रेट लेवल्स अफेक्ट मॉर्गेजेस। याद करो रीफाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आज आपने कोई लोन 6% पे लिया है, आफ्टर 2 ईयर्स वो 4% पे मिल रहा है सेम लोन, तो आप क्या करोगे? ये जो 4% पे लोन मिल रहा है वो लोगे और 6% वाले को रीपे कर दोगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द रेट्स। लीवरेज इंक्रीजेज द रिस्क फॉर इक्विटी एंड डेट होल्डर्स। अगर आप एक्स्ट्रा लोन ले रहे हो और फिर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी कंपनी में ऑलरेडी जो पहले इक्विटी और डेट होल्डर्स है उनको एक रिस्क हो जाएगा कि भाई कितना लोन हम रीपे करेंगे। इफ LTV रेशियो इंक्रीजेस रिस्क इंक्रीजेस। लोन टू वैल्यू रेशियो, इफ यू रिमेंबर, लोन डिवाइड बाय वैल्यू। अगर लोन 2 करोड़ का है और घर का वैल्यू 1 करोड़ का है, मतलब कि 1 करोड़ के घर के सामने आपने 2 करोड़ का लोन दे दिया है किसी को। अब ये 2 करोड़ का जिसने लोन दिया है उसके लिए रिस्क इंक्रीज हो गया है, स्पेशली फॉर द बैंक। प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। काफ़ी टाइम वो बिल्डिंग जब भी पुराना हो जाता है देन यू हैव टू रीडेवलप इट। तो रीडेवलपमेंट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा तो आपको रिस्क है, जैसे कॉस्ट ओवररन। आज आपको लगता है ये पूरा बिल्डिंग रीडेवलप हो जाएगा 10 करोड़ में, बट फिर एंड में पता चला कि नहीं 15 करोड़ चला गया, तो कॉस्ट कभी कभी ओवररन हो जाता है। कंस्ट्रक्शन डीले, ये तो रियल एस्टेट का पॉइंट ही है, कभी भी फिक्स टाइम नहीं होता कि भाई 1 साल में बिल्डिंग बन ही जाएगा, इट कैन बी डीलेड। रेगुलेटरी इश्यूज है, जैसे आपको परमिट या लाइसेंस वगैरह कभी कभी नहीं मिला, या यू हैव टू रिपोर्ट टू द रेगुलेटर वेरी ऑफन, जैसे एवरी ईयर आपको एक रिटर्न फाइल करना होता है। इन इंडिया नया लॉ आया है एक रेरा करके, सो देर आर सम रेगुलेशंस यू नीड टू फॉलो। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बाय इंक्लूडिंग रियल एस्टेट इन अ पोर्टफोलियो एंड इन्फ्लेशन हेज, ये जो 2 बेनिफिट्स थे। कोरिलेशन का गेम है पूरा। रियल एस्टेट एंड अदर एसेट्स हैव लो कोरिलेशन। लो कोरिलेशन मतलब अदर एसेट्स अगर कम हुए तो रियल एस्टेट कम शायद नहीं होगा या बहुत कम वे से कम होगा। रियल एस्टेट एंड बॉन्ड्स वेरी लो कोरिलेशन। रियल एस्टेट एंड इक्विटी हाई कोरिलेशन। कभी कभी इक्विटी अगर बढ़ रहा है रियल एस्टेट भी बढ़ेगा, इक्विटी कम हो रहा है रियल एस्टेट भी कम होगा, थोड़ा हाई कोरिलेशन है। Correlation between REIT and bonds will be 0.35, मतलब on an average historically 0.35 रहा है, which is low,
बट REIT एंड इक्विटी जो है 0.62, मतलब के हिस्टोरिकली इट हैज बीन हाई. अगर लो कोरिलेशन है तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होगा, अगर हाई कोरिलेशन है तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन शायद कम होगा. नेक्स्ट पार्ट इज रियल एस्टेट वैल्यूएशन. कंपेरेबल सेल्स अप्रोच, इनकम अप्रोच एंड कॉस्ट अप्रोच, 3 टाइप के अप्रोच है, वेरी इजी. कंपेरेबल सेल्स अप्रोच मतलब वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन रीसेंट सेल्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज. अगर मेरा घर आज 1 करोड़ का बिक गया तो मेरे बाजू वाले का वैल्यू भी 1 करोड़ है. कंपेरेबल सेल्स. It includes adjustment for location, age, size, condition, etc. For example, if my house is 2 BHK in a very good building and someone else's house is a 2 BHK but in a bad building, मेरे घर का 1 करोड़ मिला तो उसके घर का शायद 80 लाख ही मिलेगा. So you have to adjust it for the location or for the size, etc. Income approach. तो पहला मेथड है डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन अप्रोच. डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन अप्रोच इज जस्ट लाइक व्हाट यू हैव स्टडीड इन इक्विटी एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस. एक्सपेक्टेड NOI, नेट ऑपरेटिंग इनकम, डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट माइनस G. इफ यू रिमेंबर, ऐसा कुछ तो भी फॉर्मूला तुमने पढ़ा रहेगा, D1 अपॉन K माइनस G इन सम सब्जेक्ट. ऐसा ही एग्जैक्टली सेम, एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ. NOI is the net operating income equivalent to EBITDA, in earnings before interest, tax, debris and amortization. Discount rate minus G is also known as capitalization rate. ये जो डिनोमिनेटर दिया है ना, उसको अगर एक टर्म में बोलना है तो कैपिटलाइजेशन रेट बोलेंगे उसको. इनकम अप्रोच में ही देयर इज अ सेकेंड मेथड which is DCF approach, discounted cash flow approach. Value will be present value of expected operating cash flows and resale value at the end. अगर एक टाइमलाइन बनाओ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ईयर्स का टाइमलाइन है. फर्स्ट ईयर में आपको रेंट आएगा, सेकेंड ईयर में रेंट, थर्ड ईयर में रेंट, फोर्थ ईयर में रेंट भी आएगा एंड रीसेल प्राइस भी आएगा. अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये जो रेंट है माइनस एक्सपेंसेस, what will you get? नेट ऑपरेटिंग इनकम प्लस रीसेल वैल्यू. रीसेल वैल्यू जो मिलता है उसको भी एज गुड एज फ्यूचर वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, जैसे आप PV निकालते हो, एग्जैक्टली सेम मेथड. तो रीसेल वैल्यू जो एंड का है, इसको आप कैसे एस्टिमेट करोगे? तो रीसेल वैल्यू एट द एंड इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन अप्रोच यूजुअली. इसके पहले वाला जो अप्रोच पढ़ा, वो अप्रोच यूज करके आपको रीसेल वैल्यू ढूंढना है. क्या था उसका फॉर्मूला? एक्सपेक्टेड NOI अपॉन डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ. तो रीसेल वैल्यू ये वाले मेथड से ढूंढो, फिर DCF के थ्रू आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू मिल जाएगा. नाउ थर्ड वन इज कॉस्ट अप्रोच. तो वैल्यू इज बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय अज्यूमिंग दैट यू विल रीबिल्ड इट. मतलब यही घर अगर मैं आज वापस बनाने जाऊं तो कितना कॉस्ट लगेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ माई हाउस. वैल्यू इज बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अज्यूमिंग दैट यू विल रीबिल्ड इट. व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना, ये मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड प्लस कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग इट. मतलब कि मटेरियल, लेबर, इंजीनियरिंग फी, लीगल फी, ब्रोकरेज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एंड एनवायरमेंट असेसमेंट एक्सपेंस. ये सारे एक्सपेंसेस आपको ऐड करना है किस पे? मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड. अगर लैंड 1 करोड़ का मिला, अब उसके ऊपर आपको मटेरियल का खर्चा कितना है, लेबर का कितना, सारे एक्सपेंसेस जोड़ दो उसमें. इवन एनवायरमेंट असेसमेंट एक्सपेंस, मतलब ये जब आप बिल्ड करोगे तो क्या एनवायरनमेंट में कुछ हार्म होने वाला है, क्या आपको कोई फाइन पेनल्टी पे करनी है, जो भी कॉस्ट है एनवायरनमेंट असेसमेंट, सारा आपको ऐड करना है इसमें. दैट इज व्हाट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ऑल अबाउट. एक नोट है, यू मे फाइंड मल्टीपल मतलब अ मल्टीपल, PE मल्टीपल जैसा होता है वैसा, अ मल्टीपल applied to NOI in MCQs. A reciprocal of capital rate is known as multiple. Example देखो, example NOI is $1,000 per year. अगर आप
अप्रोच यूज करते हो, कैपिटलाइजेशन अप्रोच, तो आप ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज करते हो, NOI अपॉन कैप रेट या तो NOI अपॉन डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ, ये वाले का बात हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है NOI इज $1000 पर ईयर एंड कैप रेट इज 12.5, तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला में डाल सकते हो 1000 और ये 12.5। तो या तो आप ये वाला यूज करो और आप आंसर लेके आओ $80,000, और व्हाट यू कैन डू इज इसका एक मल्टीपल ढूंढ सकते हो। मल्टीपल मीन्स 1 डिवाइड बाय कैप रेट, मतलब 1 डिवाइड बाय 0.125 विच विल बी 8। अब ये 8 को क्या करना है, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दो NOI से, तो NOI into 8 will also be $80,000. It is very easy, it is basic maths, but in the question if it is given that the multiple is 8, ये जो 8 है उसका नाम क्या रहेगा, multiple। अगर multiple दिया है 8 तो डायरेक्टली NOI into 8 कर देना, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, REIT वैल्यूएशन। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसको वैल्यू करना है। इनकम बेस्ड अप्रोच एंड एसेट बेस्ड अप्रोच, दो टाइप है। इन इनकम बेस्ड अप्रोच देयर इज FFO अप्रोच एंड एडजस्टेड FFO अप्रोच। व्हाट डू यू मीन बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस? तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन इज लाइक कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो जो CFO आपने FRA में पढ़ा होगा, बट विथ सम एडजस्टमेंट्स विच वी विल स्टडी टुडे। एंड एसेट बेस्ड अप्रोच में तो NAV ढूंढना है, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द REIT। वैल्यू कैसे आएगा पहले वो देख लो। तो वैल्यू विल बी FFO अपॉन कैप रेट या AFFO, एडजस्टेड FFO अपॉन कैप रेट। NAV विल बी वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अभी FFO AFFO क्या है देख लो। FFO द फॉर्मूला इज नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी माइनस गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ये डेप्री को क्यों ऐड बैक किया, क्योंकि ये नॉन कैश चार्ज है। ऑलवेज यू ऐड बैक द नॉन कैश चार्ज। एडेड लॉस एंड डिडक्टेड गेन, ये लॉस को क्यों ऐड बैक किया, ये गेन को क्यों सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज इट इज नॉन रिकरिंग। ये प्रॉपर्टी जो अगर आपने बाय किया है तो यूजुअली ऐसा नहीं होता कि डेली बेसिस पे बाय सेल होता है, इट इज ऑलवेज नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग और नॉन कैश चार्जेस को हटा दो तो यू गेट FFO। एडजस्टेड FFO क्या होगा, तो FFO माइनस रिकरिंग केपेक्स। रिकरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो इंटरवल्स पे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, जैसे रिपेयर्स, रेनोवेशन वगैरह वगैरह। NAV, तो NAV इज वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। एंड अगर पर शेयर पूछा है तो ये जो NAV जो पूरे REIT का है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, तो यू विल गेट NAV पर शेयर ऑफ REIT। The value per share of REIT as found above may differ from the market value that is being traded on the stock exchange. This is very obvious. अगर आप कोई स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हो तो नॉट नेसेसरी कि वो वही प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू will not be equal to market value in most of the cases. Investors can buy the shares of REIT which it seems to be undervalued. मतलब ये मार्केट प्राइस अगर आपको लग रहा है कि ये 100 है और IV लग रहा है कि 120 है, अगर 120 होना चाहिए तो आज जो 100 का चीज है दैट इज नोन एज अंडर वैल्यूड, इसको बाय कर लो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस। अब आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लोकल रियल एस्टेट मार्केट, कैसा मार्केट आपका लोकली है वो चेक करो। नेशनल एंड ग्लोबल फैक्टर्स, रियल एस्टेट का नेशनल और ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है वो चेक करो। रेगुलेशंस, मैनेजर्स एबिलिटी एंड लीवरेज यूज्ड, ये सारा फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है। फॉर रीडेवलपमेंट, अलग से रीडेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या देखना है, तो जोनिंग, परमिट्स, रेगुलेटरी इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सारा इश्यूज आपको देखना है। ये जोनिंग, परमिट और रेगुलेटरी इश्यूज यूजुअली रीडेवलपमेंट के लिए होता है। वेन एवर यू आर डिमोलिशिंग द ओल्ड बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग इट अगेन, आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह देखना पड़ता है थोड़ा। फॉर डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज, जो स्ट्रेस में है प्रॉपर्टीज, जो जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट कम हो चुका है, जो जिसका लोकेशन बहुत बेकार सा हो गया है या जिसका कंडीशन बहुत बेकार हो गया है,
तो रिस्क ऑफ अनस्टेबल कैश फ्लोज नीड टू बी इवेल्युएटेड। अगर प्रॉपर्टी अच्छा नहीं है, प्राइम प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत बेकार सा प्रॉपर्टी है, तो कैश फ्लो अनस्टेबल होगा, शायद हर टाइम वो रेंट पे नहीं चढ़ेगा। एक टेनेंट निकल गया तो आपको दूसरे टेनेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर अनसर्टेनिटी है तो थिंक अबाउट इट एंड देन इन्वेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू ई कीड़ा एंड सब्सक्राइब टू ई कीड़ा।